नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड किस्सा कुर्सी का लगातार महा कवरेज जारी है। सुबह से ही हम महा कवरेज की एक एक पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में 1 बजे तक 37.32% वोटिंग हुई है। प्रयागराज में 1 बजे तक 34.06% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में 1 बजे तक 41.59% मतदान हुआ है। आजमगढ़ में 1 बजे तक 38.37% मतदान हुआ है। वहीं अगर बस्ती की बात करें तो 40.07% मतदान हुआ है। भदोही में 1 बजे तक 35.82% मतदान हुआ है। डुमरियागंज में 1 बजे तक के आंकड़े की अगर नजर दौड़ाए तो 37.64% मतदान हुआ है। वहीं जौनपुर में 37% मतदान हुआ है। ये अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मछली शहर की बात करें तो 37.36% मतदान हुआ है। फूलपुर की अगर बात करें दोपहर 1 बजे तक 33.05% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 36.01% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में दोपहर 1 बजे तक 36.99% यानी कह लीजिए 37% लगभग मतदान हुआ है। श्रावस्ती में 1 बजे तक 36.74% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 38.42% मतदान हुआ है। तो हमारे सहयोगी ने सुल्तानपुर में वोटरों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं इस समय आदर्श मतदान केंद्र धनपतगंज देहली बाजार में मौजूद हूँ और देख रहे हैं कि जिस तरह से चिलचिलाती धूप है उसके बावजूद यहाँ पर जो मतदाता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस चिलचिलाती धूप के बावजूद वो मतदान करने के लिए अपने पारिवारिक जन के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ महिलाएं भी हैं जो इन्होंने अभी मतदान किया है और वो साथ ही इस आदर्श मतदान केंद्र पर मतदान करने के बावजूद वो गुब्बारे भी साथ में लेकर जाती हुई दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि उन्होंने मतदान किया और किस तरह से आज वो महसूस कर रहे हैं आज उन्होंने मतदान किया। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है आज आपको? आज आप मतदान किए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। मतदान महादान है। जिस तरह से ये चिलचिलाती धूप है, आप लोग इस मतदान केंद्र के सामने मौजूद भी हैं मतदान करने के बाद, और जिस तरह से यहाँ पे मतदाता आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि मतदान प्रतिशत इस बार कुछ बढ़ेगा या पिछली बार से कुछ कम रहेगा? नहीं, मतदान प्रतिशत तो लमसम रहेगा पिछली बार की तरह। अच्छा, हाँ, हो सकता है 2% 1% का इधर उधर हो जाए, बाकी मतदान सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भोजन भी कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ पे और लोग भी हैं और ये कुछ महिलाएं भी यहाँ पे आ रही हैं, ये हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से ये मतदान केंद्र पर मतदान करने के बाद आ रही हैं। यहाँ पे और लोग भी हैं, मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मिश्रा। तो मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको, किस मुद्दे पर आज आप यहाँ पे मतदान किए? माता जी का हर मुद्दा एक है, वो भी जो भी काम करते हैं और जो भी बकाया है इस बार वो उसको खाने लेते हैं। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनकर के आएगी? भाजपा की सरकार बनेगी। माता जी यहाँ से सांसद बन के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम प्रकाश। श्याम प्रकाश जी, क्या लग रहा है आपको जो आज आप यहाँ पे मतदान करने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मतदान तो अच्छा चल रहा है, फिर भी ठीक है। तो किन मुद्दों पे आप मतदान कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से और लोग भी हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संजय पांडे। आपने मतदान किया जी। तो आज जिस तरह से आपने और लोगों को भी यहाँ पे मतदान करने के लिए प्रेरित किया कि केवल अपना ही मतदान किया? नहीं, प्रेरित किया, मतदान भी किया। अच्छा, मतदान भी किया जो है। तो क्या लगता है इस चिलचिलाती धूप में आप लोग यहाँ पर हैं, तो मतदान का प्रतिशत पिछली बार से कुछ ज्यादा होगा? जी, ज्यादा होगा। अच्छा, ज्यादा होगा। हाँ, कर रहा। लोगों में खासा उत्साह है और वो कह रहे हैं कि इस बार मतदान का प्रतिशत ज्यादा होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में सुबह 7 बजे से 14 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। के विशेदेव राव जी, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है। विनम्र सेन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। सबसे पहले विनम्र सेन जी, आपसे चर्चा की शुरुआत। गर्मी बहुत ज्यादा है, मतदाता बहुत कम निकल रहे हैं, क्या हम मान के चले जो अभी 3 घंटे लगभग बाकी हैं, मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा या एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही मतदान कम हो जाएगा? तौर पर गर्मी का प्रभाव। चलिए, हमारे साथ रजा रिजवी जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका रजा जी।
ठीक है विनम जी, बोलिए। मतदान प्रतिशत तो सौरभ जी घटेगा ही। इतनी सूरज की तपिश है, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है कि स्वाभाविक तौर पर आप बूथों पर जाएं और पोलिंग स्टेशन पर जाएं तो आपको दिखेगा कि उस प्रकार की लाइन और उस प्रकार की भीड़ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी वोटिंग में। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा अंतर आपको इसमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि मतदान का समय भी 2 घंटा बढ़ा है, सुबह 6 से शाम को 6 हुआ। तो ज्यादातर लोग सुबह मतदान कर रहे हैं और फिर उसके बाद ज्यादातर लोग धूप की तपिश कम होने का इंतजार कर रहे हैं, 4 बजे के बाद निकल रहे हैं। ये आप पिछले 5 चरण में एक चीज देख चुके हैं कि 5 बजे के बाद तेजी से एक बार बूस्ट करता है मतदाताओं का पोलिंग स्टेशन पर जाना और इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता ही है। लेकिन बावजूद इसके गर्मी का प्रभाव तो जरूर वोटिंग परसेंटेज पर दिखाई पड़ेगा और कुछ ना कुछ वोटिंग कम होगी। आप ठीक है, वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो के विष्णुदेव राव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। के विष्णुदेव राव जी, मैं आपसे 2M फैक्टर की बात करना चाहता हूं। 2M फैक्टर मतलब मोदी प्लस महिला मतलब महिलाओं को कहा जाता है कि साइलेंट वोटर, और महिलाएं ही सबसे ज्यादा वोटिंग करती हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे गर्मी कम होगी, महिलाओं की टोली निकलना शुरू होगी और मतदान प्रतिशत अचानक से आगे बढ़ेगा और लोग मोदी के नाम पे वोट करेंगे, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तो है ही। देखिए, एक बात सुनिश्चित है कि महिलाओं ने मोदी को बहुत समर्थन दिया है। ये पिछले 2 चुनाव में, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में देखा जा चुका है। तो इसके लिए ये निर्णायक भूमिका है। ये विपक्ष, एक बात और मैं कह दूं, ये विपक्ष को अब समझ में आया है, इसीलिए शायद आज बनारस में जो रैली हो रही है डिंपल यादव और प्रियंका गांधी की, वो इसीलिए रखी गई है, ये एक मैसेज भेजने के लिए। ये बहुत पहले समझना चाहिए था विपक्ष को कि ये महिलाओं का मुद्दा बहुत अहम है। आप 2022 की विधानसभा का चुनाव देखें, अगर 2022 की विधानसभा में क्या हुआ था, महिला सुरक्षा और नॉर्मल जो एक प्रचार हो रहा था, सुरक्षा के लिहाज पे ही उत्तर प्रदेश पे योगी आदित्यनाथ को वोट मिले। इसमें बहुत बड़ा हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में अमूमन देखा जाता है कि मत अंतर होता है, लोग देश का चुनाव और लोकल लेवल का चुनाव समझ के वोट करते हैं, लेकिन एक मुद्दा उसमें हमेशा प्रभावी रहता है, महिलाओं में खासकर, वो ये देखा गया है सुरक्षा के मुद्दे पे 2014 से लेके अब तक बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये सभी जानते हैं और सभी कहते भी हैं मुखर होके। आप एक छोटी सी एक मीटिंग हुई थी बनारस में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया था महिलाओं के साथ। उसमें आप हुजूम देखिए, किस लेवल का हुजूम था, मतलब क्या उत्साह था उसमें। जब हम लोगों ने, इंडिया न्यूज ने जब उसकी कवरेज करी थी, तो क्या क्या बयान आए थे। ये सौरभ भाई, ये दर्शाता है कि महिलाओं और बुजुर्ग, खास तौर पे बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। चलिए ठीक है, रजा रिजवी जी, मेरा सवाल आपसे कि लंबा राजनीतिक अनुभव है और पत्रकारिता आप लंबे समय से करते चले आए हैं, तो इस बार का चुनाव, विगत जितने चुनाव बीते हैं, आपने देखा क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है? मतदाता साइलेंट है, बोल कुछ नहीं रहे, वोट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अब की 2024 का जो सत्ता संग्राम है, ये बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा है और बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। जो बहुत लोग जो सोच समझ के रखे हैं कि रिजल्ट आएगा, हमें लगता है वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ये 14 सीटों पे जो मतदान हो रहा है, ये मतदान जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी आपने महिलाओं की बात की, प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बात किया, इसमें किया। अगर आप अभी देख लीजिए, आज जो 14 लोगों का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो 33% जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम में है कि 33% का आरक्षण जो है कुछ समय के बाद दिया जाएगा। तो 14 सीटों में जो लड़ाई हो रही है, वो भाजपा, सपा और बसपा बताया जा रहा है कि 3 महत्वपूर्ण कैंडिडेट जो है वो पूरे 14 लोकसभा के अंदर उतरे हुए हैं। लेकिन आप महिलाओं की अगर कहीं लेंगे तो इसमें पूरे 3 महिलाएं लड़ रही हैं और 3 महिलाएं 3 पार्टियों से लड़ रही हैं। एक भाजपा से लड़ रही है, एक सपा से लड़ रही है और एक बसपा से लड़ रही है।
भाजपा से जो लड़ रही है वो मेनका गांधी है सुल्तानपुर से, और सपा से जो लड़ रही है प्रिया सरोज है मछली शहर से, जी जी, और जो बीएसपी से लड़ रही है डॉक्टर इंदु चौधरी है जो बीएचयू की असिस्टेंट प्रोफेसर रही है लालगंज से। तो यानी 14 के अंदर खाली 3 महिलाएं और तीनों पार्टी के अलग अलग, मतलब भाजपा से 14 रजा में- साहब एक और है भाजपा से, लालगंज वाली नीलम सोनकर। हाँ, नीलम जोड़ ले। सोनकर जी हैं और इंदु चौधरी, दोनों लोग साथ लड़ रही हैं एक ही लोकसभा में। लालगंज से नीलम सोनकर भी हैं, दरोगा सरोज भी हैं और डॉक्टर इंदु चौधरी। तो ये समझिए 4 महिलाएं कुल लड़ रही हैं 14 में। बिल्कुल। तो ये भी रजा एक जी देखिए, अतिशयोक्ति आप है। महिलाओं के फैक्टर करें, कास्टिज्म को लेकर बड़ी बात होती है। तो जैसे देखिए मछली शहर की बात कर रहे हैं, बीपी सरोज वर्सेस प्रिया सरोज, और आजमगढ़ की हम बात कर ले तो आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही जितेंद्र यादव, उनके भाई हैं अखिलेश यादव, यानी यादव वर्सेस यादव, कहीं दो ऐसा फैक्टर बैठ रहा है। तो इस पर देखिए, क्या मछली असर पड़ेगा, शहर थोड़ा में समझाएं। तो 3 सरोज लड़ रहे हैं। मछली सरोज में जो कांटे टक्कर है, तीनों सरोज हैं। पीपी सरोज, हाँ। आप समझिए तूफानी सरोज की लड़की जो है प्रिया सरोज। जी 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 अब एक आईएएस लड़ रहे हैं मछली शहर में भैया, एक आईएएस हैं कृपा शंकर सरोज, रिटायर्ड आईएएस बसपा से लड़ रहे हैं। जी जी सौरभ भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी जी, बोलिए 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 सौरभ भाई, रजा भाई, एक चीज इसमें जोड़ लीजिए मछली शहर वाले में। पिछली बार वीपी सरोज जब जीते थे तो 181 मतों से जीते थे। तो उस बार गठबंधन जो था 2019 में, वो सपा और बसपा का था, और वो जो सीट है वो रिजर्व कैटेगरी की सीट है, और वहाँ ज्यादातर मतदाता उसी कैटेगरी में आते हैं। तो और दूसरी बात, वहाँ तो शहर की एक खासियत और है कि वहां पर जो मतदान प्रतिशत हो रहा है वो इस बार सबसे बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे याद है रजा जी, एक बार और मेरे साथ जब जुड़े थे और हम वोट प्रतिशत को लेकर और बात कर रहे थे, रजा जी ने कहा था कि वीके सिंह सबसे ज्यादा वोट लेकर आए और सबसे कम बीपी सरोज को वोट मिला। उन बीके सिंह का वोट जो है वो काट दिया गया, उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया और बीपी सरोज पर विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी ने। यानी आपको क्या लगा, क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं बीपी सरोज जो है मछली शहर में टक्कर दे सकते हैं, या वजह कुछ और आपको लगा? रजा जी, इसको भी आप आज स्पष्ट कर दें, क्योंकि वोट वहां तो चली रही है। देखिए, ऐसा है कि 9 लाख से ज्यादा वोट लेकर के आए थे। हाँ। जो आप समझिए वीके सिंह जो उसमें मिलिट्री में थे, और उनका टिकट काट दिया गया, और टिकट उनका काट दिया गया इसलिए कि वहां के जो लोकल आदमी थे उनको टिकट देना था, और उनका चेंज किया गया। जबकि सबसे ज्यादा वोट पाए थे, इवन प्रधानमंत्री भी उतना 9 लाख वोट नहीं पाए थे जितना 9 लाख वोट ले पाए थे प्रधानमंत्री। कुल मत पाए थे 6,73,453 वोट पाए थे नरेंद्र मोदी जी बनारस में। और यही आप समझिए ये जो पाए थे वोट 9,44,503 वोट पाए थे वीके सिंह, और वीके सिंह जीते थे 5 लाख समझिए 1,500 वोट से, और प्रधानमंत्री जी जीते थे 4,79,505 वोट से। लेकिन जो 181 और 84 समझिए वोट पाया, वो जो है फिर कैंडिडेट बन गया 181 वोट पाके, और जो 5 लाख से जीता वो नहीं बना। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सोचा होगा कि इसमें जो है इनको हम देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है। यहाँ भी ऐसा नहीं, भदोही में टिकट काट दिया, अपने रमेश बिंद का टिकट काट दिया। और अब जो आजमगढ़ की बात कर रहे थे, तो 2014 में मुलायम सिंह यादव जीते थे सपा से, और 2019 में अखिलेश यादव जीते थे 5,52,363 वोट पाए थे, और 2,33,763 वोट से जीते। चलिए ठीक है, मैं मनीष जी के पास जाऊं तो इससे पहले समझ लीजिए अभी जो 2024 का वो है, समझिए जरा से एक आधा मिनट में समझा दूं आपको। ये 2024 के जो चुनाव है, ठीक है। बसपा के गुड्डू जमाली जो लड़े थे बीएसपी से, वो हरा दिए थे। गुड्डू जमाली इस टाइम जो है अखिलेश यादव इनको ले आए। चलिए, अच्छा विश्लेषण हो रहा है। मनीष अग्रवाल जी को भी एक मौका दे देता हूं, नहीं तो अभी उनके पास नहीं गया हूं, अभी मनीष जी ने कुछ नहीं बोला। मनीष जी, मेरा सवाल आप, ठीक है मैं आप लोगों के पास आऊंगा। अब एक सवाल पहले सबसे हो जाए। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे कि 5 चरणों में आपने देखा मतदान किस तरीके से हुआ, 6ठा चरण का मतदान जारी है, और क्या आपको लगता है कि क्योंकि आज का मतदान जो है वो निर्णायक है, कहते हैं वैसे तो कहते हैं कि 5 चरणों में जो मतदान हुआ वो निर्णय कर दिया कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन अब क्या है कि सीटें बढ़ेंगी और वोट प्रतिशत बढ़ने के जो आसार लग रहे हैं। अब आपको क्या लगता है? सौरभ जी, मैं थोड़ा सा आपको क्रिकेट का उदाहरण देकर समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
मैच जीत लिया गया है, आखिरी के कुछ ओवर जो हैं उन्हें काटना है, तो बैट्समैन जो है स्लो पिच पे खेल रहा है कि विकेट ना जाए, बस मुझे आउट नहीं होना है, समय पूरा करना है। तो छठा और सातवां फेज वो वाला है। अगर आप पूर्वांचल की स्टडी करेंगे तो वहां पे महिला मतदाता बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक महिला समागम करा वाराणसी में, जैसा अभी विष्णु किरण राव साहब कह रहे हैं। तो इसलिए महिला वोटर एक स्पेशल आरक्षण है पूर्वांचल के चुनाव में। लेकिन ये वोट जो पड़ रहा है, हम लोग बार बार इस चीज को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री का वोट पड़ रहा है। ये कोई लोकल स्तर का चुनाव नहीं हो रहा। मैं आपके न्यूज चैनल पे सुबह से देख रहा हूँ, आज जो वोटर निकल रहा है वो देश हित, राष्ट्र हित की बातें कर रहा है, कास्ट की बातें नहीं कर रहा। हम लोग उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पुराने चुनाव इस पे आधारित होते थे। लेकिन आज का जो पोलराइजेशन है उसका नैरेटिव बदल रहा है। आज लोग क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, क्या देश के हित में है, क्या परिवार के हित में है, क्या हमारे हित में, इन एनालिसिस पे वोट दे रहे हैं। और ये पिछले चुनावों में प्रतीत हो चुका है। आजमगढ़ हारना सपा का बहुत बड़ा कारण था इसके पिछले चुनाव में। जैसे अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे, गुड्डू जमाली जी आ गए, मैं मानता हूं वो आ गए, उन्हें 2.5 लाख वोट भी मिले थे, लेकिन वो बीएसपी से लड़े थे, उन्हें सारा मुस्लिम वोट नहीं मिला था। उनके 2.5 लाख वोट में 2 लाख लगभग वोट जो था वो दलित समाज का था। आज वहां बीएसपी का कैंडिडेट लड़ रहा है, तो अब दलित समाज ये डिसाइड करेगा कि मुझे अपना वोट किसको देना है। यही बदलाव है इस बार के चुनाव में, और खासकर पूर्वांचल के चुनाव में। क्योंकि हम जो ये 14 सीटें डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से भाजपा बाईपोल के बाद 10 सीटें जीती थी, बीएसपी 4 जीती थी। लेकिन वो बीएसपी तब 4 जीती थी जब वो सपा के साथ थी। आज वो बीएसपी जो है सपा से अलग लड़ रही है, और पूर्वांचल में राजभर जी विधानसभा के चुनाव में अखिलेश के साथ थे, इस बार राजभर जी जो है भाजपा के साथ लड़ रहे हैं। तो ये समीकरण जो चेंज हुए हैं, ये भी वोटों की प्रतिशत को निर्धारित करेंगे। दूसरे, हम लोग जो गर्मी का डिस्कस करते हैं ना, आप 1 बजे तक का बंगाल का प्रतिशत देखिए, क्या बंगाल से ज्यादा गर्मी कहीं होती है? मतदाता वहां अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, 50 से 55% वोट पड़ रहा है। एक मताधिकार जो हम लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं किसी भी डिबेट में, जम्मू एंड कश्मीर में आप देखिए अभूतपूर्व मतदान हो रहा है। डेमोक्रेसी को बड़े खुल के वहां के लोग उपयोग कर रहे हैं। 96 के बाद पहली बार इतना मतदान हो रहा है। वहां सुबह से लाइनें लगी हुई हैं। आप अगर पिछले फेज का इलेक्शन देखो, मतदान तो सबको करना चाहिए। देखिए, आप लोगों से बात करने से पहले, आज हम लोग तो दिल्ली में है, दिल्ली में मतदान हो रहा है। मैं आप लोगों से बात करूं उससे पहले, मतदान क्या ये निशान स्याही की लगी है? फिर हमने कहा फिर इसके बाद चल के चर्चा करेंगे, क्योंकि मतदान बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ कहते रहते, चर्चा करते हैं कि मतदान करिए, मतदान करिए। क्या हम लोग मतदान करते नहीं तो करते हैं कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन हम लोग मतदान करते हैं। देखिए, स्याही लगी हुई है, और दर्शकों से भी ये अपील करते हैं कि मतदान आप कीजिए। किसी भी पार्टी को आप मतदान करना चाहते हैं तो आपका ये अधिकार है, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और मतदान कीजिए। रजा जी, मेरा सवाल आपसे कि जैसे कि आप बता रहे थे, एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि अब ये फाइनल, जैसा कि अभी मनीष जी कह रहे थे कि लास्ट ओवर की बॉलिंग चल रही है और बैटिंग चल रही है, कि बस ये औपचारिकता बची है, सरकार किसकी बननी है ये तो बन गई है, अब सीटें अप्स एंड डाउन होंगी। आपको क्या लगता है कि सही में ऐसा ही है कि या कुछ खेला होगा यहां पर? देखिए, आज गृह मंत्री ने जो है वो हमीरपुर में थे, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में थे अनुराग ठाकुर के चुनाव में। तो उन्होंने कहा आम जनता से कि मैं तुमको बताऊं कितना सीटें हमारी आ चुकी है, बताऊं? तो उन्होंने साफ बताया कि भाई 310 सीटें जो है बीजेपी को मिल चुकी है 5 चरणों में, और 6ठे और 7वें चरणों का जो चुनाव हो रहा है, हम जो है 400 पार करने वाले हैं। तो अमित शाह जी जो है पूरे देश और दुनिया में घूमते हैं, पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार किया है, तो उन्होंने आम जनता की नब्ज टटोला होगा। और बड़े लीडर हैं, गृह मंत्री हैं, अगर वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कोई नब्ज टटोला होगा। लेकिन अब हम तो एक पत्रकार हैं, तो हम तो पत्रकार होने के नाते यही सोचते हैं कि जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा। विनम्र जी, मेरा सवाल एक आपसे कि कुछ लोगों का कंसर्न, मैं आप लोगों से भी जानूंगा आपका ये राय क्या। कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि साहब इतने लंबे 7-7 चरणों में मतदान कराया जा रहा है, जहां मतदान संपन्न हो गए हैं, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की बहुत महती भूमिका रहती है, और कुछ लोग आरोप ये भी लगाते आए हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाए हैं। क्या ये आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा ये प्रोसेस हो गया 7 चरणों में मतदान? अब देखिए, देश भर में चुनाव एक साथ कराना एक चरण में कोई मजाक तो है नहीं। एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में किस प्रकार से सुगमता से उस व्यवस्था को चलाया जाए, कैसे
मतलब निष्पक्ष मतदान किया जाए, कैसे सुरक्षित मतदान कराया जाए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। कोई हड़बड़ी में ऐसा नहीं कि एक डेट में, दो चरण में चुनाव करा ले। देश भर में पता चला भगदड़ मच गई, यहाँ लूट मच रही है, वहाँ ईवीएम खराब हो रहा है। ईवीएम की संख्या कम है, सीमित है, पुलिस सुरक्षा कर्मियों की संख्या सीमित है, चुनाव कराने वाले अधिकारियों की संख्या, ये सारे संसाधनों को भी तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसा तो है नहीं कि आप संसाधन विदेश से मंगा लेंगे और संसाधन कोई रातों रात आप उत्पन्न कर देंगे और दिन भर में माने एक महीने में देश को छोटा कर देंगे और चुनाव एक चरण में करा लेंगे। बिल्कुल, ये अनावश्यक चर्चा का विषय जो लोग भी करते हैं वो अनावश्यक चर्चा है। ईवीएम बदल गई, वोट बदल गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक है। ये अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग अपनी बातें कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, के विश्वदेव राव जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनम जी बहुत बहुत शुक्रिया, रजा रिजी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह से ही मतदान जारी है और सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, यही लोकतंत्र की एक खूबसूरती होगी। अगर आपने भी अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है, मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर महा कवरेज किस्सा कुर्सी का जारी है।